बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इकबाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेकंड T20 मैच खेला गया ऑकलैंड के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और आगे चल के जिस तरह से जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो सेकंड T20 मैच हुआ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और सुशांत मेहता, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो एक बहुत ही घटिया तरीन हरकत की है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेकंड T20 मैच खेला गया। और उसमें जो है न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग का आगाज़ किया। और अ, अ, उसमें जिस तरह से फिर आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने अपने जारहाना अंदाज में, उनके ओपनर्स ने बैटिंग की। तो फिन एलन ने जो है वो बहुत ही मतलब कि कमाल की इनिंग्स खेली और 74 रन्स जो है उन्होंने बना डाले बहुत ही जल्दी। 34-35 बॉलों में मेरे ख्याल है कि उन्होंने ये रन बनाए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। और ये दोनों मैचों में जिस तरह से वो एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग की है उन्होंने, और बिल्कुल अपने मत्थे मतलब थल्ले लगाया हुआ है पाकिस्तान के बॉलर्स को। तो ये देख के थोड़ा सा जो कंसर्न है कि मतलब पाकिस्तान क्यों नहीं प्लानिंग कर पा रहा किस तरह से फिनालन को आउट करना है। शाहीन से भी जो है उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही, और हारिस रऊफ़ भी जो है वो दोनों मैचों में जो है उनको नहीं पकड़ पाया। उसामा मीर ने हालांकि उनको आउट किया, लेकिन जिस टाइम पे आउट किया तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था ऑलरेडी। तो ये ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं उस विकेट की वजह से भी, क्योंकि 74 रन जो है जब उन्होंने बना लिए थे तो सारी बात ही जो है फिर तकरीबन कहानी मुक गई थी। तो बाकी डेवन कॉनवे ने 20 रन बनाए उनके साथ मिलके, और उन्होंने भी जो है अच्छा साथ निभाया, लेकिन जो है जल्दी आउट हो गए वो। और ये भी खुशकिस्मती हुई कि जल्दी आउट हो गए, वरना अगर वो भी थोड़ी देर जो है और क्रीज पे रहते तो जो है और ज़्यादा मतलब रन्स बनते। जो 194 रन आपको नज़र आ रहे हैं, इससे ज़्यादा होते। तो ये बाकी केन विलियमसन ने भी जो है 26 रन बनाए, लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। बिल्कुल वेल सेटल्ड थे और काफ़ी जो है अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे। तेज़ी से जो है मतलब रन्स किए उन्होंने भी, 15 बॉलों के अंदर 26 बनाए। तो उन्होंने भी टैकल करना शुरू कर दिया था बॉलर्स को, लेकिन ये भी तरीके से आप ये कहें कि खुशकिस्मती ही है कि जो है पाकिस्तान को जो है मज़ीद फेस करना नहीं पड़ा विलियमसन को, और वो रिटायर्ड हर्ट होके चले गए क्रैम्प्स पड़ने की वजह से। फिर भी उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड ने 194 रन्स स्कोर कर लिए 8 विकेटों के नुकसान पे, जो कि T20 के हिसाब से बिल्कुल एक मेरे ख्याल से कि बिल्कुल सही स्कोर है। और मतलब कि कोई भी टीम जो है वो इस टोटल को चेस करने में उसको मतलब मुश्किलात होंगी यकीनन, क्योंकि कोई छोटा मोटा टोटल नहीं है, 200 के करीब रन हैं तकरीबन। तो बहरहाल जिस तरह से फिर पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर लें, तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो साइम अयूब ने और रिजवान ने ओपन किया, लेकिन इस दफ़ा जो है साइम अयूब का बल्ला नहीं चल सका, और महज एक रन बना के ही जो है वो आउट हो गए। और उसके थोड़े टाइम के बाद ही रिजवान भी जो है वो कॉट बिहाइंड हो गए, 7 रन पे जो है पवेलियन लौट गए। और वहाँ से ही जो है वो एक थोड़ा सा जो है कोलैप्स, मिनी कोलैप्स जो आप कह सकते हैं कि शुरू हो गया था। और
तकरीबन 10-15 रन के ऊपर 2 आउट हो गए थे, जिसके बाद फिर बाबर आए और उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में, जिस तरह से वो लेके चलते हैं, कूल एंड काम और कंपोज तरीके से, उन्होंने जो अपनी इनिंग्स को जो चलाया। और कूल एंड कंपोज तो है वो, लेकिन जो उनकी बैटिंग थी वो बहुत ही शानदार दिखी और बहुत उन्होंने तवक्को से ज़्यादा अच्छा इस दफ़ा भी बैटिंग की, तेज़ी से रन्स किए उन्होंने और 66 रन्स की इनिंग जो खेली 43 बॉल्स के अंदर। और उनसे और फ़खर से उम्मीद थी जब तक वो क्रीज पे मौजूद थे दोनों, कि जिस तरह की इन दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी और दोनों जो है वो टेक ऑन कर रहे थे बॉलर्स को और स्पिनरों को ख़ास तौर पे, जिस तरह से छक्के मार रहे थे, तो ये उम्मीद थी कि ये दोनों मैच जिताएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा जो है वो नहीं हुआ, दोनों आउट हुए गलत टाइम के ऊपर। और मेरे ख्याल से जहाँ फ़खर ने अपनी विकेट थ्रो की इस तरह से, लिटरली उनको वो शॉट खेलना नहीं चाहिए था। अगर वो ये सिर्फ बाबर को स्ट्राइक दे देते और सिंगल लेवल से काम चला लेते तो ये शायद पाकिस्तान ही मैच जीत जाता आराम से। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी ये वो मिस्टेक कर दी, एक ब्लंडर कर दिया बल्कि, और इस चक्कर में वो आउट हो गए, चॉप ऑन कर दिया अपनी विकेट्स को। तो उसके कुछ ही लम्हों बाद जो बाबर भी आउट हो गए 66 रन्स के ऊपर, क्योंकि जो ज़ाहिर है उस वक्त जो सिचुएशन ऐसी थी कि जो रन्स चाहिए थे और बहुत ही तेज़ी से रन्स करने के लिए ज़रूरत थी, जो कि बाबर नहीं कर सके और जो उस चक्कर में आउट हो गए, विलियमसन को कैच दे बैठे। लेकिन ये मेरे ख्याल है कि इस तरह की जो उनकी इनिंग्स थी देख के बहुत मज़ा आया और ये मतलब कि बहुत अरसे बाद ये फिर से ये ऐसा लगा कि बाबर ये नंबर 3 पे आके भी ये अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और उसी अंदाज में जिस तरह वो खेलते हुए आए हैं और पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस देते हुए आए हैं जहाँ बड़े मौक़ों पे, उस तरह से उन्होंने ये इस दफ़ा भी किया। वो अलग बात है कि मैच फिनिश नहीं कर सके वो तो। बाकी आज़म खान और इफ्तिखार अहमद ये रन्स नहीं कर सके बिल्कुल भी, दोनों फ्लॉप रहे। एक बार फिर इफ्तिखार अहमद ने ये मेरे ख्याल से 2 रन्स बनाए और आज़म खान ने 4 रन्स बनाए और ये आउट हो गए दोनों। और मेरे ख्याल से कि जिस तरह से आउट हुए वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि इस तरह से उनको चांसेस मिल रहे हैं, ख़ास तौर पे ये इफ्तिखार अहमद को तो बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं और पहले से खेलते हुए आ रहे हैं वो। लेकिन ये मतलब किस तरह वो ये आउट हुए कैच देते हुए, तो मेरे ख्याल है कि ये उनको मैच्योरिटी के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सीनियर प्लेयर भी हैं वो सबसे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सीनियर प्लेयर तो वही हैं पूरी टीम के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं और पाकिस्तान टीम से भी जो है वो काफ़ी टाइम से ही खेल रहे हैं। तो उनको जो मैच्योरिटी शो करनी पड़ेगी और जो अगले मैच के अंदर ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अपनी जगह को मजबूत करने के लिए, अपनी जगह को हमवार करने के लिए, मतलब कि पक्की करने के लिए। वरना जो है कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलात होंगी और हो सकता है उनको ड्रॉप भी कर दिया जाए। हालांकि इस मैच में जो है वो ड्रॉप नहीं हुए, उनको जो है तीसरे T20I मैच में भी खिलाया गया है, तीसरी T20I मैच की स्क्वाड का भी उसके लिए ऐलान हो गया है। तो उसमें जो ज़मान खान जो है वो खेल रहे हैं और उनके साथ साथ जो है वो
दीगर 2 प्लेयर्स भी जो वो खेल रहे हैं। अब्बास आफरीदी जो इंजर्ड हैं और उनकी जगह भी उनकी जगह ही जो ज़मान खान खेल रहे हैं। और बाकी मोहम्मद नवाज़ जो है वो उसामा मीर की जगह उनको खिलाया जा रहा है। और वसीम जूनियर भी जो इस मैच में खेल रहे हैं। अ, तो ये चेंजेस जो है पाकिस्तान ने किए थी T20I मैच में। बाकी तो जो है वही सेम स्क्वाड है जो खेला था दूसरे T20I मैच के अंदर। आज़म खान को फिर से मौका दिया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक फैसला है, क्योंकि ये आपको पूरे चांस देना चाहिए। अब आपने ये जब सोच ही लिया है कि ये आज़म खान को हमने खिलाना है और ये ट्राई करके देखना है, तो फिर उसको पूरा ही ट्राई करें आप, और एक और मौका दे के देखेंगे ये क्या करते हैं वो। और अगर इस मैच में परफॉर्म नहीं कर सके वो, तो फिर ये आप बेशक उनको ड्रॉप कर दें, और सिर्फ ना सिर्फ ड्रॉप करें बल्कि उनको थैंक यू वेरी मच कहें कि अब आप ये हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। तो ये बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं अगर उनकी इस दफ़ा भी परफॉर्मेंस नहीं आई, क्योंकि 7 मैचेस ये जिस प्लेयर को मिले हों और वो 17 रन्स महज स्कोर कर पाए, तो ये इट सेल्फ बहुत ही एक सोच के ही हैरानी होती है कि इतने मैचेस में भी ये प्रूव नहीं कर पा रहा कोई प्लेयर, तो फिर कोई रीज़न नहीं बनती कि उसको आप उसके साथ परसिस्ट करें, उसको मज़ीद चांसेस दें। तो ये उसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर उनके ऊपर ये वो घास डल सकती है, मतलब मुश्किलात आ सकती हैं उनके ऊपर। तो बहरहाल 194 का पाकिस्तान को टारगेट मिला था और पाकिस्तान जो है वो 173 पे ही ऑल आउट हो गई पूरी टीम इस दफ़ा भी, जो कि एक और जो है बहुत ही कंसर्न की बात है। और इस पे भी जो टीम मैनेजमेंट को और कप्तान को शाहीन अफरीदी को जो है इस पे गौर करना पड़ेगा कि किस तरह से जो है इस जो है दूरी को, इस चीज़ खामी को दूर किया जाए, क्योंकि ये इस तरह से ये कभी मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान टीम ये लगातार ऑल आउट हुई हो। आप बाबर की कप्तानी में भी जो आप उठा के देख लें जितने T20I मैचेस हुए हैं, तो मुझे नहीं याद कि किसी भी सीरीज़ के अंदर हमने इस तरह से हमारे साथ हुआ हो कि हम ऑल आउट हुए हों मुसलसल 2 मैचेस में। तो मेरे ख्याल से कि इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा बिल्कुल, वरना बहुत आगे फिर ज़ाहिर T20 वर्ल्ड कप ये होने वाला है, तो उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आपको जाना चाहिए और अपनी कमज़ोरियों पे काम करना चाहिए ताकि आप जो इवेंट जीत सकें। तो बहरहाल बात कर लेते हैं जिस तरह से इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान का जो दूसरा T20I मैच हुआ, तो उसमें भी आपने देखा कि इंदौर के अंदर मैच हुआ ये, और इंडिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया और अफ़गानिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया। तो ये अंदाज जो स्टार्ट था वो बहुत उन्होंने अच्छा लिया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 9 बॉलों में 14 रन बनाए फिर से, लेकिन जल्दबाजी में ये वो आउट हो गए एक ये रैश शॉट मारते हुए। तो उसके बाद से ही ये फिर विकेटें गिरने का सिलसिला जो है शुरू हो गया और टॉप स्कोरर जो है वो गुलबदन नाइब रहे जिन्होंने 53 रन बनाए, और नजीबुल्लाह ज़ादरान ने 23 रन बनाए। तो इन दोनों ने ही जो है वो सबसे ज़्यादा रन बनाए, बाकी कोई कुछ भी ख़ास नहीं कर सका। मोहम्मद नबी भी जो पिछले मैच के टॉप स्कोरर थे वो भी जो इस दफ़ा फ्लॉप हुए, फेल हुए और कुछ भी खातर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके हो। तो अफ़गानिस्तान ने जो है 172 का टारगेट दिया इंडिया को 20 ओवर में चेस करने के लिए,
और इंडिया ने जो 4 विकेटों के नुकसान पे बआसानी जो इस स्कोर को चेस कर लिया। क्योंकि ये तरीके से जिस तरह की विकेट थी और जिस तरह की जो कंडीशंस थी उसको देखते हुए तो जो यही लगता था कि जो स्कोर चेज हो जाएगा। और बिल्कुल भी ये नाकाफ़ी स्कोर है इस पिच के हिसाब से, क्योंकि बहुत छोटी बाउंड्रियाँ हैं और यहाँ आराम से जो है वो शॉट्स लग सकते हैं। और जितने छक्के लगे इस मैच में उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी ये फाटा विकेट थी ये। तो इस पे भी अगर अफ़गानिस्तान ने सिर्फ 172 रन ही बनाए तो बड़ी ये तो उनके लिए बदकिस्मती की बात है कि ये, और एक तरीके से बाइस शर्मिंदगी भी है कि उन्होंने नहीं ये रन बनाए। और ये उनको ज़रूर इस बात के एहसास भी हुआ होगा। तो 2 मैच जो है वो हार चुके हैं। और अफ़गानिस्तान बॉलिंग की भी बात कर लें तो ये उसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं किया उनके बॉलर्स ने। मुजीबुर रहमान की जो है वो बहुत ज़्यादा धुनाई हुई। तकरीबन 2 ओवर्स के अंदर उनको 30-32 रन पड़ गए थे। तो पूरी ये बॉलिंग जो लाइनअप है, जो बॉलर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सीनियर वही हैं और मोहम्मद नबी हैं। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ही जो है इतनी बुरी रही तो बाकियों का तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। और नज़र भी आ गया, फजल हक फारूकी ने जो है वो 2 विकेटें हासिल की और बाकी 1 विकेट जो है वो उनके स्पिनर ने हासिल की, गालिबन मोहम्मद नबी ने हासिल की। तो विराट कोहली ने 29 रन बनाए और बाकी यशस्वी जायसवाल ने जो है वो 68 रन्स की नाबाद इनिंग्स खेली। और एक बहुत ही जो है कमाल की पार्टनरशिप लगाई शिवम दुबे के साथ मिलके, जिन्होंने 63 रन्स की उन्होंने भी नॉट आउट इनिंग्स खेली। और एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेला उन्होंने, जिस तरह से लंबे लंबे छक्के मारे तो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में ही डाल दिया था अफ़गानिस्तान के बॉलर्स को। कुछ भी उनको मतलब क्लूलेस नज़र आ रहे थे कि किस तरह से जो इनको आउट करें। और मतलब अंदाज़ा हो गया था कि अब मैच हाथ से निकल गया अफ़गानिस्तान के और बहुत मुश्किल है कि ये थोड़ा सा भी मैच को फंसा सकें। तो विराट कोहली ने जो 29 रन बनाए जिस तरह से मैंने बताया, और कप्तान रोहित शर्मा जो है वो डक आउट हुए। तो 2 मैचेस में जो है उनके 2 डक्स जो हो चुके हैं, जो कि ये थोड़े से उनको इसके ऊपर मायूसी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि कमबैक कर लेंगे वो तीसरे मैच के अंदर। उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जितने ज़ाहिर है कि उनका इतना बड़ा स्टेचर है एज अ प्लेयर, और जो एज अ कैप्टन भी जो उनकी मतलब के परफॉर्मेंस जो अच्छी रही है। तो मेरे ख्याल से कि वो रिकवर कर ही लेंगे अगले मैच में और इंडिया सीरीज़ भी जीत जाएगा ये, अनलेस के अफ़गानिस्तान की बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा दे और तीसरा मैच जीत ले, ताकि क्लीन स्वीप से बच जाए वो। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और अफ़गानिस्तान जो है वो नज़र आ रहा है कि क्लीन स्वीप होगा 3-0। तो देखते हैं कि अब तीसरे मैच में क्या होता है। बाकी ये पाकिस्तान का भी मैच शुरू हो जाएगा कुछ ही घंटों के बाद, तो उसके ऊपर भी पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें चैनल के। बीच में जो मैं बात करना भूल गया, सुशांत मेहता जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो जो उन्होंने घटिया तरीन हरकत की है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत जो है उनके खिलाफ़ कैंपेन चल रही है, एक बड़ी कैंपेन।
उन्होंने जो है बेसिकली हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और गुस्ताखी की, जिसकी बात जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद जो है का सामना है उन्हें अभी भी। और बाकायदा जो है उनकी जो यूट्यूब चैनल है उसको जो है वो सस्पेंड करने की, उसके ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चल रही है। तो जो रिमार्क्स दिए उन्होंने वो तो बहुत ही काबिल मसम्मत हैं और बहुत सारे करोड़ों मुसलमानों के उन्होंने सेंटिमेंट्स को हर्ट की है, जिसकी उन्हें जो है वो सज़ा मिल रही है। और ये इतने सब होने के बावजूद भी ये मज़े की बात ये आप देखें कि ये इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको कोई कान पे जू नहीं रेंग रही। और अभी मैं देख रहा था उनकी ये कुछ ट्वीट्स जो उन्होंने की हुई हैं, तो वो तो उल्टा ट्रोल ही कर रहे हैं पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को, वे जिस तरह से जो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है उसके ऊपर। तो ये मतलब कि बहुत ही ये उन्होंने बेशर्मों कि बेशर्म ये बेशर्मों वाली हरकत की है। और ये बहुत ज़्यादा ये उनके ये मतलब काबिल मज़म्मत है उनकी ये हरकत। और ये बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें इस बात के ऊपर, फौरी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तौर पे ये काबिल कबूल नहीं है। बेशक बहुत सारे जो सोशल मीडिया के ऊपर मुसलमान और ख़ासकर पाकिस्तानी जो है वो मजाक उड़ाते रहते हैं हिंदू रिलीजन का भी, लेकिन किसी भी इस तरह की हरकत को कभी मैंने पर्सनली प्रमोट नहीं किया। और बहुत सारे जो सेंसिबल लोग रहते हैं जो मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी जो है उन्होंने ऐसा कोई प्रमोट नहीं किया होगा इस तरह की चीज़ को। जब ज़ैनब अब्बास का भी आपको याद होगा कि केस हुआ था, उनकी जो पुरानी ट्वीट्स निकाल के ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कुछ एक वकील, और उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी थी, जिसके बाद ज़ैनब अब्बास को जो है वो मजबूरी में छोड़ के आना पड़ गया था इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उनको बैकलैश आ रहा था और उनको ख़तरा था कि जो उनकी जान को ख़तरा भी था बेसिकली। तो इसलिए जो वो खुद ही वापस आ गई थी। तो वो भी जो बिल्कुल काबिल मज़म्मत बात थी, वो भी उनको नहीं जिस तरह से मजाक उड़ाना चाहिए था हिंदू रिलीजन का और उनके खुदा का, जो भी उनके खुदा हैं हिंदुओं के। तो बिल्कुल भी ये इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता। और इस बात पे भी यहाँ पे भी जो है वो सुशांत मेहता ने बहुत गलत किया गुस्ताखी करके। और मैंने तो जो बाकायदा रिपोर्ट की है इसके ऊपर यूट्यूब पे कि इनका चैनल जो है वो उसको सस्पेंड किया जाए, उसको ब्लॉक किया जाए मुकम्मल तौर पे, और उस वीडियो को रिमूव किया जाए जो उन्होंने लगाई, जिसमें उन्होंने जो नाजेबा अल्फाज जो इस्तेमाल किए वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।